हाँ, पिछले लेक्चर में हम एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक गुणों की बात कर रहे थे। उसी में आगे हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में ग्लूकोज तो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है, लेकिन कीटोन सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। सबसे पहली चीज, ग्लूकोज तो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है एल्डिहाइड, और कीटोन सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। जैसे हमने एल्डिहाइड लिया RCHO, एल्डिहाइड है, और ऑक्सीकरण के लिए हमने ले लिया नवजात ऑक्सीजन, और तीर के ऊपर कोई ऑक्सीकारक, जैसे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। अम्लीय के लिए ऑब्लिक लिख दिया H+, H+ का मतलब H2SO4। तो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा या किसी भी ऑक्सीकारक के द्वारा जब हम एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करते हैं तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी ये जो CHO है ये बदल जाता है COOH में, R सिंगल बॉन्ड COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपका है एल्डिहाइड। और कार्बन परमाणुओं की संख्या समान रहती है। जैसे अगर R में एक कार्बन मान लें तो एक एक 2 कार्बन, यहां भी R में एक कार्बन तो एक एक 2 कार्बन। तो एल्डिहाइड सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, वो तीव्र ऑक्सीकारकों के द्वारा भी और मंद ऑक्सीकारकों के द्वारा भी, और कार्बन परमाणुओं की संख्या समान रहती है बनने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में। इसी कारण एल्डिहाइड अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं। अपचायक उनको कहते हैं जो दूसरों को अपचयित कर देते, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते, उनको अपचायक कहते हैं। तो चूंकि एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जा रहा है इसलिए अपचायक का कार्य भी करता है, तो ये अपचायक गुण भी प्रदर्शित करता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी प्रदर्शित करता है। कौन? एल्डिहाइड। अब किसको किसको अपचयित करता है? तो सबसे पहले तालन अभिकर्मक, तालन अभिकर्मक का अपचयन। रिडक्शन ऑफ टालेंस रिएजेंट, टालन अभिकर्मक को अपचयित करता है। कौन? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए हमने लिखा RCHO। और टालन अभिकर्मक, तो टालन अभिकर्मक है सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, Ag2O। ये वास्तव में टालन अभिकर्मक का संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है। टालन अभिकर्मक होता क्या वास्तव में? सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया में विलयन, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज टालेंस रिएजेंट। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, अमोनिया में अमोनिकल प्लस NH4OH, AgNO3 और प्लस NH4OH कहलाता है टालेंस रिएजेंट, टालन अभिकर्मक। लेकिन रिएक्शंस में सुविधा की दृष्टि से इसे Ag2O से प्रदर्शित करते हैं। किसको? टालन अभिकर्मक को। तो एल्डिहाइड इसको अपचयित कर देता है Ag यानी सिल्वर में,
और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये और इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ Ag की ऑक्सीकरण संख्या +1 और यहाँ Ag की ऑक्सीकरण संख्या 0। ऑक्सीकरण संख्या का घटना इसका मतलब अपचयन होता है। ये अपचयन कौन कर रहा है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड अपचयक का काम करेगा, टालेंस अभिकर्मक को सिल्वर में अपचयित कर देता है। ये क्रिया जब परखनली में कराई जाती टेस्ट ट्यूब में, तो इसके कण चांदी के समान होते हैं, चांदी है, और मिरर दर्पण के समान चमकने लगते हैं, इसलिए इसको रजत दर्पण भी कहते हैं, सिल्वर मिरर। सिल्वर चांदी और मिरर का मतलब दर्पण। अब इसी प्रकार फेहलिंग विलयन का अपचयन। फेहलिंग विलयन का अपचयन फेहलिंग विलयन का अपचयन, रिडक्शन ऑफ फेहलिंग सॉल्यूशन, यानी फेहलिंग विलयन का अपचयन। अब ये जो फेहलिंग विलयन है, ये वास्तव में फेहलिंग ए विलयन और फेहलिंग बी विलयन का मिश्रण होता है। फेहलिंग विलयन, फेहलिंग ए विलयन और फेहलिंग बी विलयन का मिश्रण होता है। जो फेहलिंग ए विलयन होता है वो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज नोन एज फेहलिंग ए सॉल्यूशन, यानी कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कहलाता है फेहलिंग ए विलयन। और फेहलिंग बी विलयन क्या है? एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, यानी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्षारीय विलयन, वो कहलाता फेहलिंग विलयन। दोनों को एक परखनली में इक्वल अमाउंट में मिलाते हैं और तब तक मिलाते हैं जब तक कि गहरा नीला रंग प्राप्त ना हो जाए। अभिक्रियाओं में सुविधा की दृष्टि से इसे CuO से प्रदर्शित करते हैं। CuO ये है फेहलिंग विलयन, फेहलिंग विलयन। और एल्डिहाइड RCHO, ये डीप ब्लू, गहरा नीला रंग इसका होता है, डीप ब्लू। तो एल्डिहाइड इसको अपचयित कर देता है क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, रेड ब्राउन कलर, लाल भूरा रंग। और स्वयं ये ऑक्सीकृत हो जाता कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड फेहलिंग सॉल्यूशन, यानी नीले रंग के फेहलिंग सॉल्यूशन को लाल भूरे रंग के क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित कर देता है और इसका प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप प्राप्त होता है। ये जो अभिक्रिया है, ये दोनों ये एल्डिहाइड के टेस्ट में यूज की जाती है, क्योंकि ये जो टेस्ट हैं ये कीटोन नहीं देते, ये केवल एल्डिहाइड देते हैं। एल्डिहाइड ही टालेन अभिकर्मक को अपचयित करते हैं और एल्डिहाइड ही फेहलिंग विलयन को भी अपचयित करते हैं। यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर +2 और यहाँ कॉपर की +1, ये अपचयन हो रहा है। तीसरा बेनेडिक्ट विलयन का अपचयन, बेनेडिक्ट विलयन का अपचयन। बेनेडिक्ट विलयन का अपचयन
बेनेडिक्ट विलियन का अपचयन। बेनेडिक्ट विलियन का भी बिल्कुल यही रिएक्शन है। बेनेडिक्ट विलियन को भी हम रिएक्शंस में CuO से रिप्रेजेंट करते हैं। और एल्डिहाइड है आपका RCHO। ये आपका बेनेडिक्ट विलियन है। और Cu को ये अपचयित कर देता है Cu2O में, और स्वयं ये ऑक्सीडाइज हो जाता RCOOH में। अब ये जो बेनेडिक्ट विलियन है, इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस सोडियम सिट्रेट, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट और प्लस NaOH, इन तीनों का जो मिक्सचर है वो कहलाता बेनेडिक्ट विलियन। लेकिन रिएक्शंस में इजिली हम इसे CuO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल्डिहाइड CuO को रिड्यूस कर देता Cu2O में, कलर सब वही रहेंगे। तो ये एल्डिहाइड के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हैं। और ये परीक्षण कीटोन नहीं देता, ये परीक्षण कीटोन नहीं देता। कीटोन ये परीक्षण नहीं देते। कीटोन ये परीक्षण नहीं देते। अब हम करते हैं ऑक्सीकरण कीटोन का। ये जो एल्डिहाइड का किया गया, ये हम करेंगे कीटोन का ऑक्सीकरण। कीटोन सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होते, वो प्रबल ऑक्सीकारकों के द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं। जैसे हॉट एंड कंसंट्रेट HNO3, गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो कीटोन में जैसे हमने ले लिया कीटोन सीरीज का पहला मेंबर एसीटोन, CH3COCH3, यह कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण के लिए हमने ये लिखा। और एक अंतर हमने बता दिया, एल्डिहाइड तो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते, कीटोन सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होते। इनके लिए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रबल ऑक्सीकारक, जैसे सांद्र HNO3, कंसंट्रेट HNO3, और हॉट भी साथ में, गर्म भी, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये भी ऑक्सीकृत करेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कीटोन की तुलना में कम रहेंगी। क्यों? ये ब्रेक होगा। अब ब्रेक होगा तो CO के बगल, चाहे यहां से ब्रेक करिए चाहे यहां से, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक किया तो इधर एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल HCOOH प्लस, इधर दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक अम्ल CH3COOH। अब अगर हम CO के इस तरफ से भी करते हैं तब भी हमको वही चीज प्राप्त होगी। इधर एक कार्बन का फॉर्मिक अम्ल और इधर दो कार्बन का एसिटिक अम्ल। समस्या तब आती है जब कीटोन में
दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, जैसे CO के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर थी, इसको सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। सिमेट्रिकल, जिसको दो बराबर भागों में बांटा जा सके। और जो अनसिमेट्रिकल कीटोन, जैसे इधर हमने एक कार्बन कर दिया, इधर हमने दो कार्बन कर दिया, ये दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, इधर दो कार्बन आएगा, इधर एक, अनसिमेट्रिकल है। और इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे CO के बगल का बॉन्ड, हम इधर का बॉन्ड तोड़ सकते हैं या इधर का। अगर इधर का तोड़ते हैं तो इधर एक कार्बन, फार्मिक एसिड HCOOH, और इधर 1 2 3 कार्बन, प्रोपियानिक एसिड। और ये भी हो सकता है कि इधर से ना तोड़ के यहां से तोड़ा जाए, तो इधर दो कार्बन मतलब एसिटिक अम्ल, और इधर भी दो कार्बन मतलब एसिटिक अम्ल। अब इसमें से कौन सा सही है? ये सही है। क्यों? एक नियम है, पाफ नियम, पाफ रूल्स, पाफ नियम। इस नियम के अनुसार बताया गया है कि ये जो अनसिमेट्रिकल कीटोन होते हैं, इसमें जो कार्बोनिल समूह है CO, ये छोटे एल्किल समूह की तरफ जाता है। जैसे अब देखिए, कार्बोनिल की तरफ छोटा एल्किल समूह मेथिल है, और अगर इधर लेते तो इधर दो कार्बन का एथिल, तो कार्बोनिल समूह किधर जाता है? छोटे एल्किल समूह, छोटा ये मेथिल है। और अगर हम मान लीजिए ऐसे करते तो एथिल की तरफ गया, तो ये मेथिल की तरफ जाता है। यानी यहीं से इसको तोड़ना सही, पॉप का नियम, कार्बोनिल समूह मेथिल समूह के साथ, यानी छोटे एल्किल समूह के साथ रहता है, तो ये सही हो जाता है, ये गलत हो जाता है, पॉफ का नियम। तो इस तरीके से कीटोन का ऑक्सीकरण हो गया। अब इसमें ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत तो होते हैं, लेकिन कार्बन परमाणुओं की संख्या कम। कैसे? यहां 3 थी, 3 की तुलना में 1, या 3 की तुलना में 2, यहां भी 4 की तुलना में 2, या 4 की तुलना में 2। यानी कीटोन सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होते, प्रबल ऑक्सीकारकों के द्वारा वे भी कम कार्बन परमाणुओं की संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होते हैं। तो ये हो गया कीटोन का ऑक्सीकरण। अब हम अगली रिएक्शन, एल्डाल संघनन। एल्डाल कंडेंसेशन। एल्डाल संघनन की तरफ चलते हैं, या कीटॉल संघनन भी कहते हैं। पहले संघनन का मतलब क्या होता है? संघनन का मतलब इकट्ठा होना। तो समान प्रकार के या भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक कण आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं।
और उसमें कुछ पदार्थों का निष्कासन जैसे जल का या अमोनिया का हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसको हम संघनन कहते हैं। यानी जिसमें दो अणु समान प्रकार के या भिन्न प्रकार के आपस में संयोग करें और एक नए बंध के द्वारा एक नए यौगिक का निर्माण करें, तो वो अभिक्रिया कहलाती है संघनन अभिक्रिया। एल्डाल शब्द इसलिए आया है क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एल्डी एल्डिहाइड CHO, OL आल एल्कोहल, यानी उसमें दोनों रहेगा, एल्डिहाइड भी रहेगा, एल्कोहल भी रहेगा। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार के यौगिक इस अभिक्रिया को देते हैं। तो वे यौगिक, पहले एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं, या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वे एल्डाल संघनन या कीटॉल संघनन देते हैं। वे यौगिक जिनमें क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, यानी एल्डिहाइड या कीटोन ले लें जिनके पास हो अल्फा हाइड्रोजन, वही इस अभिक्रिया को देते हैं। कौन सी अभिक्रिया? एल्डाल संघनन। तो एल्डिहाइड में जैसे ये हमने ले लिया CH3CHO, CH3CHO। अब प्रश्न उठता है कि देखें ये एल्डाल संघनन देगा कि नहीं देगा। तो पहले आप जान लीजिए अल्फा हाइड्रोजन क्या है। तो अल्फा हाइड्रोजन के पहले अल्फा कार्बन, तो ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह से जो जस्ट बगल वाला कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डाल संघनन देगा। इसी के साथ मान लीजिए हम कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लें, जैसे एरोमेटिक में बेंजल्डिहाइड, जिसको हम कहते हैं C6H5CHO, C6H5CHO। अब चेक करें कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। तो ये क्रियात्मक समूह है, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, अल्फा कार्बन। लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो गई, 1 2 3 4। इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये एल्डाल संघनन नहीं देगा। उसी प्रकार कीटोन ले लें, तो जैसे कीटोन में हमने ले लिया CH3COCH3। अब यहां पर क्रियात्मक समूह CO है, ये क्रियात्मक समूह CO, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और ये भी अल्फा कार्बन है इसके बगल, और अल्फा हाइड्रोजन भी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस तरफ का करते तब भी ये 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये भी इस अभिक्रिया को देगा। यहां कीटोन जब देगा तो उसको कीटॉल संघनन कह देंगे। तो पहली चीज, वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वे इस अभिक्रिया को देंगे, यानी एल्डाल संघनन। ये शर्त है, जिनके पास होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन वो इस अभिक्रिया को देते हैं, एल्डाल संघनन। अब इसमें होता क्या है, समान प्रकार के पहले बताते हैं। समान प्रकार के एल्डिहाइड के 2 अणु, जैसे हमने एस्टल्डिहाइड ले लिया CH3CHO। भाई संघनन इकट्ठा होना तो कम से कम कितने अणु इकट्ठा होंगे? 2। फिर CH3CHO, और इनको जब गर्म करते हैं डाइल्यूट एल्कली के साथ, तन क्षार के साथ,
जैसे डाइल्यूट NaOH, NaOH भी कैसा डाइल्यूट, या डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो होता क्या है, अल्फा हाइड्रोजन जाएगा एक कार्बन से ऑक्सीजन की ओर, जैसे ये CHO है, ये बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3, 3 में से ये हमने 2 दिखाए और ये 1 दिखा दिए, तो ये हाइड्रोजन चला जाता है इस ऑक्सीजन के पास। अल्फा हाइड्रोजन है ये जो गति कर रहा है, तो जो बन रहा है CH3 COH, तो लिख देना CHOH। अब ये C इस C से जुड़ जाएगा, CHO, यही है एल्डाल, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड CHO भी आया, एल्कोहल ऑल भी आया, इसको कहते हैं एल्डाल। और है क्या ये, देखिए एक क्रियात्मक समूह है, ये बगल अल्फा, ये बगल बीटा, बीटा पर OH जुड़ा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसको शॉर्ट में कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये बात अलग है कि इसको जब गर्म करते हैं तो इसमें से जल निकल जाता है, H2O निकल जाता, कैसे, इस कार्बन से OH और बगल वाले कार्बन से H, और हमको असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होता है। असंतृप्त यहां डबल बॉन्ड लग जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, असंतृप्त एल्डिहाइड को प्राप्त हो जाता है, यह आपका एल्डाल। तो समान प्रकार के एल्डिहाइड हैं, एस्टल्डिहाइड ये भी, एस्टल्डिहाइड ये भी, यानी एस्टल्डिहाइड के 2 अणु डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो क्या बनाते, एल्डाल। एल्डाल को गर्म करते तो उसमें से जल का निष्कासन हो जाता है, और ये असंतृप्त एल्डिहाइड, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड आपको प्राप्त होता है, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड नाम भी चाहे तो इसका रख सकते, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट, और 2 पर है इन, और 1 पर है अल, तो ब्यूट 2 इन 1 अल, या 2 ब्यूटिनल भी कह सकते हैं इसको। ये समान प्रकार के एल्डिहाइड। इसी प्रकार समान प्रकार के कीटोन भी हो सकते हैं, उनके दुआओं, जैसे ये ले लिया हमने एसीटोन CH3 COCH3, इसके भी 2 अणु ले लिया, CH3 COCH3, और डाइल्यूट एल्केली अब यहां से कीटोल बन जाएगा। इसको ऐसे थोड़ा नीचे कर देते समझने के लिए, ऐसे लगाया प्लस, यहां से अल्फा हाइड्रोजन 1 यहां जाएगा, तो CH3 C OH हो जाएगा, बगल CH2
COCH3। अब आप इसको कीटॉल भी कह सकते हैं, कीटो और प्लस ऑल, कीटॉल। इसको बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन कह सकते हैं। ये कीटोन है, ये अल्फा कार्बन, ये कौन सा, बीटा, तो बीटा पर हाइड्रॉक्सी कीटोन, इसको बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन कह सकते हैं। इसमें वही चीज, अगर गर्म करेंगे तो जल निकल जाएगा। इस कार्बन से OH, इस कार्बन से H। यहां से OH और यहां से ऐसे समझ लीजिए H, ऐसे निकल जाएगा H2, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये आपका अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया। अब हम आगे के लेक्चर में मिक्स्ड एल्डिहाइड संघनन की चर्चा करेंगे, जिसमें भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड होंगे और भिन्न प्रकार के कीटोन होंगे, या एल्डिहाइड और कीटोन होंगे। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें।